हेलो एंड वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ लीनियर अलजेब्रा या कह लो वीक 2 ऑफ आईआईटीएम बेस मैथ्स 2। दोनों सेम है, ठीक है। तो इसमें हम सीखेंगे व्हाट इज डिटर्मिनेंट, व्हाट इज क्रेमर्स रूल, सॉल्यूशन विद इनवर्टेड मैट्रिक्स, रो रिडक्शन एंड गॉसियन। इसमें हमें ये जो मेन है, बिकॉज इसमें हमें सीखना है क्या, इसमें हमें सीखना है आरआरईएफ क्या होता है। इसको लॉक करते हैं पहले। हाँ, आरआरईएफ क्या होता है, रिड्यूस रो एक्लिन फॉर्म, एंड रो एक्लिन फॉर्म क्या होता है, जो कि इसका मेन चीज़ है। तो इसका यूज़ करते आप गॉसियन एलिमिनेशन मेथड सीख सकते हो एंड क्रेमर्स रूल। इससे पहले किसी को डिटर्मिनेंट पता है, ठीक है, तो आप स्किप कर सकते हो नेक्स्ट टॉपिक में। मैंने टॉपिक वाइज लिख दिया है, बट अगर आपको डिटर्मिनेंट नहीं पता है, याद नहीं आ रहा, तो प्लीज़ इसको देख लो, बिकॉज क्रेमर्स रूल उसके बिना नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट हम एक मैट्रिक्स का फाइंड करते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि इसकी नंबरिंग क्या होती है। इसका लेजर पॉइंट कर दिया। इसको हम बोलते हैं, फर्स्ट एंट्री को बोलते हैं हम वन वन एंट्री, इसको बोलते हैं वन टू एंट्री, सेकेंड एंट्री को, थर्ड एंट्री को वन थ्री। क्यों कैसे बोलता है वन टू, मतलब क्या होता है, ये रो को दिखा रहा है और एक कॉलम को दिखा रहा है। वन 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 मीन्स फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। उस तरह ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टू वन, बिकॉज सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो ये सबकी नंबरिंग्स होती हैं। ये हो जाएगा थ्री थ्री। तो किसी भी डिटर्मिनेंट का, अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको आना चाहिए माइनर्स क्या होता है उसका, एंड कोफैक्टर क्या होता है, ठीक है। तो व्हाट इज माइनर्स, माइनर्स हर एक एंट्री का होता है। जैसे मैंने बोलूँ एम वन वन, इसका माइनर क्या होगा, एम वन मतलब ये, इसका माइनर क्या है, इस पे एक लाइन ड्रॉ करो और इस पे एक लाइन ड्रॉ करो स्ट्रेट। अब क्या बचा, ये पार्ट, तो ये इसका माइनर हो गया। सो माइनर ऑफ एम वन वन क्या हो जाएगा, नॉर्मली करते हैं, एम वन वन का माइनर क्या हो जाएगा, कौन सा एंट्रीज, ये एंड ये, दैट इज 7183, ठीक है। उसी तरह एम वन टू का माइनर क्या हो जाएगा, एम वन टू का माइनर हो जाएगा ये एंट्री ये एंट्री, तो ये बचा और ये बचा, ठीक है। तो हो जाएगा 5283, ठीक है। इस तरह हम हर किसी का माइनर निकाल सकते हैं। सपोज इसका माइनर निकालना है, तो ऐसे करो, ऐसे करो, ये और ये बचा, ठीक है। आई होप समझ रहा होगा। तो कैसे निकालते, ये हो गया माइनर, ठीक है। अब को फैक्टर क्या होता है, को फैक्टर इज माइनस वन इंटू आई प्लस जे इंटू ये। तो मतलब अगर हमें सी वन वन फर्स्ट एंट्री का को फैक्टर निकालना है, तो क्या होगा, सी वन वन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वन प्लस वन इंटू एम वन वन। तो ये क्या हो गया, एम वन वन के इक्वल, सी वन वन एम वन के इक्वल हो गया। बट उसी तरह सी वन टू करें तो क्या हो जाएगा, वन प्लस टू माइनस थ्री हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, और माइनस ऑफ माइनस वन रेस टू थ्री, माइनस टू निकलता है। तो सी वन टू क्या हो जाएगा, ये माइनस एम वन टू हो जाएगा। इसका मतलब कि ये कुछ सीक्वेंस निकल रहा है, फर्स्ट का फर्स्ट प्लस रहता है, सेकेंड माइनस रहता है, और थर्ड प्लस रहता है। इसी तरह मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ऐसे लाइन से चलता है। जितने बड़ी मैट्रिक्स है उतना बड़ा आप निकाल सकते हो। तो डिटर्मिनेंट इसमें निकालना कहाँ से हुआ भाई, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू किसी भी रो का जो को फैक्टर्स को सम कर दो। मतलब सी वन वन सी वन टू प्लस सी वन थ्री, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसके भी इक्वल होगा, सी टू वन प्लस सी टू टू प्लस सी टू थ्री। किसी एक रो को पकड़ो, किसी भी एक रो को, उसका को फैक्टर को सम कर दो, वो डिटर्मिनेंट हो जाता है उस मैट्रिक्स का, ठीक है। ये मैंने आपको फॉर्मूला वाइज बताया। आपको याद करने के लिए क्या करना होगा, इसको कुछ नहीं, इसी मैट्रिक्स, सपोज मैट्रिक्स क्या है, वन टू थ्री फाइव सिक्स सेवन टू वन थ्री, ठीक है। तो क्या करोगे, फर्स्ट रो को पकड़ो, सिंपल सा, हमेशा कन्वेंशनली फर्स्ट रो पकड़ो। सो वन टाइम्स ऑफ, एक्चुअली मैंने ये नहीं बताया आपको, सॉरी। इसको तो कोफैक्टर को तो आपको रखना ही है, उसके साथ जो है आपको फर्स्ट एंट्री को भी मल्टीप्लाई करना है। यार मैं कैसे भूल कैसे गया इसको, से फर्स्ट का फर्स्ट है, ठीक है, सेकंड का सेकंड है, थर्ड का थर्ड है। इस तरह अगर इसमें करोगे तो ये हो जाएगा फाइव टाइम्स ऑफ सी वन टू, ये हो जाएगा
7 टाइम्स ऑफ C13 एंड 8 टाइम्स ऑफ CJ। ठीक है, गुड। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 6 7 8 3, ठीक है, माइनस 2 इंटू 5 2 7 3 प्लस 3 इंटू 5 2 6 1। ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको निकालोगे आगे तो हो जाएगा इसको क्रॉस ये हो जाएगा 1 इंटू 18 माइनस 7 माइनस 2 इंटू 15 माइनस 14 प्लस 3 इंटू 5 माइनस 12। इसको सॉल्व करो, जो आंसर निकलेगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यार मैं भूल कैसे गया स्क्वायर, सॉरी, कि ये 1 होना चाहिए। इधर मल्टीप्लाई करते हर किसी के वैल्यू से, तब डिटर्मिनेंट निकलता। नाउ इसको अब निकाल सकते हो अगर निकालना चाहो तो, ठीक है। अब आते हैं इसके ऊपर, कहा गया प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट होता है। ट्रांसपोज क्या होता है, अगर आपको मैट्रिक्स दिया हुआ, मैंने बताया था, मैट्रिक्स दिया कोई भी तो उसके रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दो, जो रोज हैं उनको कॉलम बना दो, ठीक है, दैट इज ट्रांसपोज। तो क्या बोला है, ट्रांसपोज ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ही होता है। ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट होता है, ठीक है। उसके बाद दो डिटर्मिनेंट को अगर ऐड करोगे या मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो सेम निकलेगा, मतलब ए इंटू बी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ठीक है। उसी तरह अगर आप किसी दो रो को स्वैप करते हो, मतलब फर्स्ट रो सेकंड रो को आप स्वैप करोगे तो डिटर्मिनेंट जो है माइनस हो जाएगा। मतलब डिटर्मिनेंट अगर पहले ए था तो माइनस ए हो जाएगा। अब किसी आपने एक रो को स्वैप किया, ठीक है, बट अगर आप दो रो को स्वैप करो तो सपोज हमारा 3 रो है, ठीक है, मैंने फर्स्ट को सेकंड बना दिया और सेकंड को थर्ड बना दिया, तो ये एक बार माइनस हुआ, ये एक बार माइनस हुआ, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब डिटर्मिनेंट वही रह जाएगा। तो सिंगल टाइम मतलब ऑड टाइम जो आप स्वैप करो किसी रो को तो डिटर्मिनेंट माइनस रहेगा, बट अगर इवन टाइम स्वैप करते हो तो डिटर्मिनेंट प्लस हो जाएगा, मतलब सेम रहेगा। उसके बाद किसी एक रो को आप मल्टीप्लाई बाय के करोगे तो क्या होगा, वो पूरा के बाहर आएगा। सपोज ब्लैक, ये हमारा 1 2 3 2 1 5, ठीक है, ये दो है। अब मैंने बोला इस रो को मैंने मल्टीप्लाई 2 कर दिया तो क्या हो गया 2 4, ये हो गया 6, ये 2 1 5, तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा। बट अगर मैंने दोनों रो को मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकेंड रो को, फर्स्ट रो को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड रो को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो डिटरमिनेंट क्या 2 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। होप समझ रहे हो। नाउ रो ऐड, अगर किसी रो में हमने ऐड किया, ये सपोज हमारा यही रो था, इस रो में हमने क्या किया, हमने बोला कि रो वन को चेंज कर दिया हमने रो वन प्लस रो टू, तो उससे डिटर्मिनेंट अनचेंज रहता है, डिटर्मिनेंट कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नाउ अगर कोई भी रो जीरो है, सपोज ये रो जीरो है पूरा, तो डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। भले बहुत बड़ा मैट्रिक्स हो, कोई एक रो पूरा जीरो है तो जैसा हमने यहाँ पे देखा था कि इट डिपेंड्स ऑन एनी रो, डिटर्मिनेंट्स किसी भी रो के मैट्रिक्स से डिपेंड करता है। तो अगर कोई भी रो अगर जीरो है तो उसका ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो पूरा डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। टू आइडेंटिकल रोज डिटर्मिनेंट जीरो, दो आइडेंटिकल रोज अगर डिटर्मिनेंट, दो अगर आइडेंटिकल रोज हैं, ठीक है, सपोज मैंने बोला ये बहुत बड़ा मैट्रिक्स है, इसमें फर्स्ट और सेकंड रो आइडेंटिकल है, तो दोनों को अगर हमने माइनस किया तो एक रो, तो दो रो आइडेंटिकल है तो भी डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। इसका मैं अगर आपको बताना चाहूँ अभी कि रो स्वैपिंग करके माइनस के हम कर सकते हैं तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा इस समय, इसलिए याद रखो कि यदि दो रो आइडेंटिकल है तो भी डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा, बिकॉज रोज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। जिसने उसको पता होगा उसको पता होगा, बट आगे हम देख लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट इज प्रोडक्ट ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एंट्रीज। अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स का हमने पिछले वीडियो में देखा था, ठीक है, जिसमें सिर्फ डायगोनल एंट्रीज होते हैं, तो उसका डिटरमिनेंट जो है वो डायगोनल एंट्रीज का मल्टीप्लिकेशन होता है, ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए, ठीक है।
दिस वॉज कोफैक्टर माइनस और डिटर्मिनेंट. नाउ वन मोर थिंग, एडजुगेट. एडजुगेट क्या होता है? कोफैक्टर का ट्रांसपोज इज एडजुगेट. ठीक है, कोफैक्टर निकालो हर एक मैट्रिक्स का, उसका ट्रांसपोज लो, दैट इज एडजुगेट ऑफ मैट्रिक्स. इसको हम लिखते कैसे? ब्लैक ब्लैक ब्लैक, एडजुगेट ऑफ ए. अभी इंपॉर्टेंट क्यों है? जो हम इन्वर्स निकालते किसी मैट्रिक्स का, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजुगेट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए. ये हम पढ़ किस ले रहे हैं? बिकॉज जब हम किसी भी सॉल्यूशन, किसी भी लीनियर क्वेश्चन हमें मिलता है, उसका सॉल्यूशन हम निकालते हैं, तो उसके लिए हमें ए इनवर्स निकालना पड़ रहा है. अब ए इनवर्स निकालना पड़ रहा है तो हमें डिटर्मिनेंट पता होना चाहिए और एडजुगेट पता होना चाहिए. तो एडजुगेट इज कोफैक्टर का ट्रांसपोज. ट्रांसपोज अगर इसको नहीं पता, मैं बताता हूँ. सपोज ये मैट्रिक्स, ठीक है, तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 1 2 3 0 1 4 एंड 5 6 0. मैंने क्या किया? रोज को कॉलम बना दिया बस. इस रो को ये कॉलम बना दिया, इस रो को ये कॉलम बना दिया, इस रो को ये कॉलम बना दिया. ठीक है, गुड. सो इनवर्स निकालने का तरीका है, एडजुगेट निकालो, उसको डिवाइड कर दो डिटर्मिनेंट से, वो आपका इनवर्स मैट्रिक्स निकल जाएगा. ठीक है. हाँ, ना बात है कि डिटर्मिनेंट जीरो होने का मतलब क्या है. लाइक जब बोल रहे हैं डिटर्मिनेंट जीरो है, उसका ज्योमेट्रिकल एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या है? जब किसी 2x2 मैट्रिक्स को हम बोलते हैं कि उसका डिटर्मिनेंट जीरो है, ठीक है, उसका मतलब क्या है? उसके कॉलम वेक्टर्स आर कोलिनियर. इतनी अंग्रेजी नहीं समझ में आती. सिंपल देख, सपोज मैंने बोला कि ये मैट्रिक्स ए बी सी और ये है के ए के बी के सी, मतलब दोनों एक दूसरे में मल्टीपल है. मतलब क्या है कि ये लाइन इस लाइन का स्केल्ड पार्ट है, मतलब दोनों कोलिनियर है, इसलिए इसका डिटर्मिनेंट जो है जीरो है. गुड. और 3x3 मैट्रिक्स में क्या होता है? 3x3 मैट्रिक्स अगर उसका डिटर्मिनेंट जीरो है, मतलब क्या है? कि वो तीनों वेक्टर्स जो हैं वो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं. ठीक है. सिमिलरली एन क्रॉस एन मैट्रिक्स में उसका मतलब होता है कि जिसके कॉलम्स है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है. ये हम आगे देखेंगे, इसको छोड़ दो, जान दो, अभी के लिए जान दो, आगे पक्का देखेंगे हम. ठीक है. नाउ अगर किसी सिस्टम के लिए क्या बात है उसका मतलब, अगर किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो क्रेमर्स रूल है, इसके लिए भी, इसको भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, जस्ट 15 मिनट के लिए छोड़ दो, उसका देख लेंगे हम. ठीक है. ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट इन्वर्टिबल, इट कोलैप्सेस सम डायमेंशन जीरो. जब अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा तो उसको ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, उसका इन्वर्स जो है, मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है जीरो निकल आएगा. जीरो नहीं, इन्फिनाइट निकल आएगा. बिकॉज ए इन्वर्स इज व्हाट? एडजुगेट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए. अगर डिटर्मिनेंट जीरो निकला तो ए इन्वर्स डिफाइन ही नहीं रहेगा. ठीक है, गुड. अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, जस्ट थोड़ी देर के लिए, मैं यहाँ पे समझा के फिर आता हूँ. ठीक है. सो क्रेमर्स रूल. क्रेमर्स रूल किस लिए काम आता है? क्रेमर्स रूल इनका सॉल्यूशन फाइंड करने का काम आता है. अब बोलोगे सॉल्यूशन तो सर यार भाई यार, सर नहीं भाई, सॉल्यूशन सिंपली हम तीन इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं, है ना. तुम्हारा बहुत दिमाग है. बट दोस्तों, यदि आपको मैंने बहुत सारे ऐसे इक्वेशन दे दिए, ठीक है, बहुत सारे दे दिए वेरिएबल, बिकॉज मशीन लर्निंग में ये क्या है? ये फीचर्स बता रहे हैं. ठीक है, सॉरी वेट्स बता रहे हैं एक्चुअली, वेट्स बता रहे हैं. ठीक है. अब वो वेट्स फीचर्स के ही हैं. अगर आपको फीचर्स, सिंपल तीन फीचर्स तो होते नहीं है मशीन लर्निंग में या किसी में भी डेटा में, बहुत सारे फीचर्स होते हैं. जब मॉडल ट्रेन करता है उस चीज़ को, तब उसको नहीं पता होता कि ऐसे नॉर्मली सॉल्व करने जाएगा तो बहुत मुश्किल पड़ेगा. ठीक है. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हम जो है क्रेमर्स रूल भी नहीं यूज़ करते. क्रेमर्स रूल हम नॉर्मल समझने के लिए कर रहे हैं, अगर सिंपल मॉडल तो कर सकते हैं, बट उसके लिए आगे के लिए बहुत ज़्यादा, उसके लिए हम ये मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, बहुत चीज़ें चलती है. ठीक है. बट अभी के लिए जो आपका मैथ्स का पार्ट है क्रेमर्स रूल, ये समझो. अगर आपको उसको सॉल्व करना है तो आप नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो उसको मल्टीप्लाई प्लस करके. एक और रूल होता है क्रेमर्स रूल, दैट इज अगर हमें एक्स पार्ट फाइंड करना है, एक्स, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें ए एक्स वन निकालना पड़ेगा, ए एक्स वन मैट्रिक्स, और डिवाइड करना पड़ेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए. वाई होगा ए एक्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एंड जेड ये डिटर्मिनेंट, सबका डिटर्मिनेंट. ठीक है. जेड इज ए एक्स थ्री एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए. ये कन्वेंशन इसलिए कन्वेंशनली लिख रहा हूँ. व्हाट इज ए? इसमें मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया था कि हम इस मैट्रिक्स को जो है
वो डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करना होता है, इसके फर्स्ट जो एंट्रीज है सारी उसको फर्स्ट कॉलम बना दिया, इसके सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। मतलब क्या, मैं इसको लिख सकता हूँ, फर्स्ट कॉलम होगा 1 2 एंड 1, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ठीक है, ये 1 है। सेकंड कॉलम क्या हो जाएगा, y के सारे एंट्रीज 1 1 3, ठीक है। थर्ड कॉलम क्या हो जाएगा, z के एंट्रीज 1 -1 एंड 2 इनटू x y z इज इक्वल्स टू ये सारे 6 3 11। अब उसको सॉल्व करोगे तो कुछ सिमिलरली ये क्वेश्चन मिल जाएगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या निकल के आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगा, ये है 3x3 मैट्रिक्स, ये 3x1 मैट्रिक्स, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा 3x1 मैट्रिक्स। अब सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ये क्वेश्चन मिल जाएगा, मतलब इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। अब किसी का दिमाग से चल रहा हो उसको पता पड़ जाएगा कि मैं अगर इसका मैं इन्वर्स निकाल दूँ तो इन्वर्स यहाँ चला जाएगा, उससे हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा, इसलिए हम इन्वर्स पढ़ते हैं, ठीक है। बट इसका अभी हम ये नहीं करेंगे, अभी हम क्रेमर्स रूल फॉलो करेंगे जो कि मैथमेटिक्स से बना हुआ है। क्रेमर्स रूल क्या बोलता है, AX1 फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, हमें जो वन एंट्री एक्स एंट्रीज, ये एक्स एंट्री है, ये वाई एंट्री है, जेड एंट्री, ठीक है, तो एक्स एंट्री को जो है इससे रिप्लेस कर दो, मतलब AX1 क्या हो जाएगा, AX1 हो जाएगा 6 3 11 1 3 1 1 3 1 -1 2। इस तरह AX2 क्या हो जाएगा, AX2 भी 1 2 1 एंड y की जगह AX2 मतलब y की बात कर रहा हूँ, ठीक है, y की जगह ये डाल दो, ठीक है, तो हो जाएगा 6 3 11 1 -1 2। इस तरह AX3 क्या हो जाएगा, AX3 हो जाएगा 1 2 1 1 1 3 एंड 6 3 11, ठीक है। इससे हमें क्या क्या मिल गया, हमें मिल गया AX1 मिल गया, AX2 मिल गया, AX3 मिल गया। अब सिमिलरली इसमें पुट कर दो AX1 AX2 एंड AX3, इससे आपको क्या मिल जाएगा, X Y एंड Z। क्या करना है हमें, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, और ये हमारा जो A है इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। सो x1 x क्या हो जाएगा, AX1 का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। सिमिलरली y हो जाएगा AX2 का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय A एंड Z हो जाएगा AX3 का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय A। अब इसमें अगर मैंने बोल दिया कि ये ज़ीरो है, ठीक है, ये ज़ीरो है, इससे क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो हो गया, मतलब कि ना ये डिफाइन हो पा रहा है, ना ये डिफाइन हो पा रहा, ना ये डिफाइन हो पा रहा। और ये ज़ीरो कब होगा, जब ये और ये रो सेम होंगे, है ना। अगर ये और ये रो सेम हो गए तो ये ज़ीरो हो जाएगा, बिकॉज दो सेम रो का डिटर्मिनेंट ज़ीरो होता है, जो कि मैंने पहले पढ़ा था। अगर ये और ये ज़ीरो हो गए, इसका मतलब क्या है कि ये और ये सेम है ना, ये और ये सेम है। बट अगर ये दोनों सेम नहीं हुए, सपोज मैंने बोला x1 प्लस y1 प्लस z इज इक्वल्स टू 2 एंड 2x1 प्लस 2y1 प्लस 2z इज इक्वल्स टू 5, आप बोलोगे ये पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज इसका मल्टीप्लाई करते हुए ये 4 आना चाहिए था। अगर ये 4 आता तो मैं मानता कि ये इक्वेशन सही है, बट अगर ये सेम नहीं है, इसका मतलब क्या है कि इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है ना। गुड, मतलब यदि हम इसको ज़ीरो करते हैं, सॉरी, और डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो रहा है, ठीक है, ए, और उसके ऊपर वाला पार्ट ज़ीरो नहीं हो रहा, तो मतलब इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। बट अगर ऊपर का पार्ट भी ज़ीरो हो जा रहा है और नीचे का पार्ट भी ज़ीरो हो जा रहा है, तो ये पूरा सीक्वेंस जो इक्वेशन है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब हम उसको बता नहीं सकते उसका आंसर क्या होगा, बिकॉज ऊपर ज़ीरो नीचे ज़ीरो, इसको हम बता नहीं सकते कि इसका आंसर क्या होगा। मतलब दो इक्वेशन जो है वो सेम है ऑलमोस्ट, तो हम इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, मतलब इसका इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस निकलेंगे। बट अगर ये दोनों डिफरेंट है, सपोज ये दोनों डिफरेंट है, ये कोई भी दो डिफरेंट है, ये इक्वेशन सेम बट ये दोनों डिफरेंट है,
तो इसके नो सॉल्यूशंस निकलेंगे। बट अगर सारे सेम है, सारे सारे मतलब डिफरेंट है, और ये भी ज़ीरो नहीं है, और ये भी ज़ीरो नहीं है, और ये भी ज़ीरो नहीं है, ये भी ज़ीरो नहीं है, तो मतलब क्या है, इसका यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, तुमने क्या पढ़ा, अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो है और ऊपर ज़ीरो नहीं हो रहा तो नो सॉल्यूशन। ठीक है, बट अगर ऊपर भी ज़ीरो हो रहा है, नीचे भी ज़ीरो हो रहा है, ठीक है, तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। बट अगर कुछ भी नहीं हो रहा, नॉर्मल इक्वेशन चल रहा है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको फॉर्मलाइज करूँ तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन मतलब क्या है, नो सॉल्यूशन मीन्स डिटर्मिनेंट, दैट इज मतलब ए इज ज़ीरो बट ax ay az इसमें से कोई भी ज़ीरो नहीं है, इज़ नॉट ज़ीरो। अगर कोई भी ज़ीरो नहीं है मतलब क्या है, ये नो सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब क्या, जब a इज़ नॉट इक्वल ज़ीरो, अगर a इज़ नॉट इक्वल ज़ीरो है तो ऊपर भले ज़ीरो हो जाए कोई इशू नहीं है हमें, ax ay az कुछ भी हो चलेगा, कोई इशू नहीं है, बट a ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस क्या है, जब ax भी ज़ीरो हो जाए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a भी ज़ीरो हो जाए, अगर ax ay z कोई भी ज़ीरो हो जाए तो मतलब क्या है कि ऊपर ज़ीरो हो रहा है, नीचे भी ज़ीरो हो रहा है, तो इसका सॉल्यूशन निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। इसका मतलब ही सिंपल है, जैसे मैंने बताया आपको कि जब ये और ये सेम होंगे तो इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो ही आना है और इसका भी डिटर्मिनेंट ज़ीरो ही आना है, बस दो रोज़ जो है ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, गुड। नाउ अब नेक्स्ट पार्ट, दैट इज रो एक्लन फॉर्म, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज नहीं जल्दी समझ में आता कि व्हाट इज रो एक्लन फॉर्म एंड रिड्यूस रो एक्लन फॉर्म का मतलब क्या है। बट उससे पहले ये रह गया भाई, हाँ मैंने बोला सिस्टम ए एक्स इक्वल बी इधर नो सॉल्यूशन इन्फिनिटी मिलियन सॉल्यूशन नेवर अ यूनिक सॉल्यूशन। अब आई होप समझ गया होगा आपको कि क्यों मैं ये बोल रहा था कि अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाता है तो या तो सिस्टम का नो सॉल्यूशन होगा या इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा, बट कभी यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। गुड, अब आते हैं रो एक्लन फॉर्म। The echelon forms are standard shapes we reduce a matrix to, relieving its rank, solution structure and pivot position system में। रो एक्लन फॉर्म एक फॉर्म मतलब कोई मैट्रिक्स है उसको हम रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि उससे क्या हमें आसानी पड़ती है उसका सॉल्यूशन, उसका रैंक फाइंड करने के लिए, जो हम आगे देखेंगे, उसको रिड्यूस करने के लिए मैट्रिक्स को, सॉल्यूशन निकालने के लिए। व्हाट इज़ रो एक्लन फॉर्म, सपोज मैंने आपको एक मैट्रिक्स दे दिया, ठीक है, हमें चेक करना है वो रो एक्लन फॉर्म में है या नहीं है। उसके लिए तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्या, ऑल ज़ीरो रोज आर एट द बॉटम, अगर किसी मैट्रिक्स में ज़ीरो रोज हैं, सारे रोज ज़ीरो हैं, तो हमेशा सबसे नीचे होने चाहिए। ठीक है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री इन ईच रो, ईच नॉन ज़ीरो रो कॉल्ड पिवट और लीडिंग एंट्री इज टू बी राइट ऑफ द पिवट इन द रो अबाउट इट। इसका मतलब क्या, इनका बोलने का मतलब है कि किसी भी नॉन ज़ीरो रो, जैसे ये नॉन ज़ीरो है, ये नॉन ज़ीरो रो है, ये नॉन ज़ीरो रो है, ये नॉन ज़ीरो रो है, ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट लीडिंग एंट्री मतलब जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री होगा, जैसे यहाँ देखो, यहाँ फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री क्या है, ये है 2, ठीक है, तो इसको हम पिवट एंट्री बोलेंगे, फर्स्ट रो की पिवट एंट्री ये है, ठीक है, इज टू द राइट ऑफ द पिवट एंट्री अबाउ इट। ठीक है, तो ये फर्स्ट पिवट पॉइंट हो गया इस रो का। अब जो सेकेंड रो का जो पिवट पॉइंट होगा वो इससे एक पीछे होना चाहिए, जैसे फर्स्ट रो का पिवट पॉइंट यहाँ पर है, सेकेंड रो का पिवट पॉइंट एक पीछे, उसी तरह थर्ड रो का पिवट पॉइंट एक पे। पिवट पॉइंट मतलब क्या है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री, ये ज़ीरो है बट ये नॉन ज़ीरो है, तो ये इसके इस साइड में डायगनली, उसी तरह ये जो है इसके इस साइड में, सर ये जो है इसके इस साइड में डायगनली है, तो ऐसा होना चाहिए। और ऑल एंट्रीज बिलो अ पिवट आर ज़ीरो, पिवट के नीचे एंट्री सारे ज़ीरो होनी चाहिए, वो तो सेम बनता है। बिकॉज अगर आप बोलोगे कि ये डायगनली होना चाहिए, मतलब ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री था,
तो इसके डायगोनल में दूसरा नॉन जीरो एंट्री होना चाहिए, तो ऑब्वियसली इसके नीचे के सारे एंट्रीज जीरो होंगे, तभी वो रो एक्लन फॉर्म में कहलाएगा। इसके तीन मेन चीज़ क्या है हमें, कि सारे जो अगर कोई नॉन जीरो पूरा जीरो एंट्री रो है तो उससे नीचे होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री जो है उसको पिवट पॉइंट कहते हैं, और उसके नीचे अगर उसके नीचे रो में कोई भी नॉन जीरो एंट्री आता है तो उसके राइट में होना चाहिए, राइट में हाथ चलेगा। भले अगर सपोज इसमें हम मानते अगर ये छोटा एंट्री होता सपोज, ठीक है, इसे हम इसको बनाते हैं, अगर ये ऐसे होता, अगर ये भी ज़ीरो होता, ठीक है, और ये भी ज़ीरो होता, और ये -2 होता, और ये ज़ीरो होता, तो भी चलता। क्यों? बिकॉज हमें बस राइट में चाहिए, हमें नहीं चाहिए कि एक राइट में हो। भले ये भी ज़ीरो, कोई इशू नहीं है, ये ज़ीरो है तो कोई नहीं, ये हो गया -2, इसके नीचे सारे एंट्री ज़ीरो है, हाँ है, तो ये भी क्या हो गया, बट हाँ यहाँ पे सब सही है। उसी तरह इसके नीचे ज़ीरो है और इसके राइट में फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री है, तो ये भी चलेगा। सो दिस इज़ रो एक्लन फॉर्म। अब यहाँ पे चेक करते हैं, क्या यहाँ पे है फर्स्ट एंट्री नॉन ज़ीरो है, सही है। सेकेंड एंट्री जो है सेकेंड रो में राइट में है फर्स्ट नॉन ज़ीरो, ये भी सही है, ठीक है। सारे इसके नीचे ज़ीरो हैं, हाँ ये भी सही है। अब थर्ड को चेक करते हैं, थर्ड में दिक्कत हो गई। थर्ड में क्या हो गया कि ये ज़ीरो है, यहाँ पे सही है, बट यहाँ पे अगर चेक करोगे ये थर्ड रो है, ठीक है, थर्ड रो में जो है यहाँ पे होना चाहिए था इसको, बट ये सेकेंड रो के लेफ्ट में नॉन ज़ीरो एंट्री, तो ये रो एक्लन फॉर्म में नहीं है। नाउ दिस, इसमें चेक करते हैं, फर्स्ट रो सारा सही है, सेकेंड रो में इसमें नहीं है बट इधर है, राइट में है, चलेगा, कोई इशू नहीं है, नॉन जीरो एंट्री। थर्ड रो खाली है पूरा जीरो, सही है, तो ये रो एक्लिंग फॉर्म है। ये रो एक्लिंग फॉर्म नहीं था, ये रो एक्लिंग फॉर्म है, ठीक है, गुड। नाउ आते हैं रेड्यूस रो एक्लिंग फॉर्म। रेड्यूस रो एक्लिंग फॉर्म और रो एक्लिंग फॉर्म में क्या डिफरेंस है, बस रेड्यूशन का। ये क्या बोलता है कि हर पिवट पॉइंट जो है, जो आप बोल रहे हैं यहाँ पे पिवट पॉइंट बोल रहे हो, वो पिवट पॉइंट जो है वन ही होना चाहिए, ठीक है। और इसका एक और शर्त है कि अगर पिवट पॉइंट है तो जो पिवट पॉइंट जहाँ पे है उसके पूरे कॉलम में, हम पहले बोलते हैं नीचे रो में जीरो होना चाहिए, ये बोल रहा है कि ऊपर भी जीरो होना चाहिए। मतलब जैसे यहाँ बोला मैंने ये 2 है, नहीं चलेगा, ये 1 होना चाहिए था, ठीक है, ये 1 होना चाहिए था, ये 1 होना चाहिए था, और ये चलेगा, इसको कोई इशू नहीं है, ठीक है, ये सारे जीरो है तो चलेगा, ठीक है। और ये बोल रहा है कि भाई जैसे ये रो है, ये 1 हो गया, इसके सारे नीचे जीरो है। अब ये जो है ये वाला, ये अगर 1 होता तो ठीक है, चलो रेड्यूस रेटिंग फॉर्म, बट इसके ऊपर भी जीरो चाहिए। मतलब अगर कोई पिवट पॉइंट है किसी, सपोज ये किसी रो का पिवट पॉइंट है, तो इसके ऊपर भी जीरो चाहिए, इसके नीचे भी जीरो चाहिए, मतलब ये अकेला शेयर बन के नॉन जीरो एंट्री रहेगा उस कॉलम में, ठीक है। सो एवरी पिवट पॉइंट इज एग्जैक्टली 1 एंड ऑल एंट्रीज अबाउ ईच पॉइंट आर ऑल्सो जीरो। नीचे जीरो था ही ऑलरेडी, बट अब ऊपर भी जीरो चाहिए, ठीक है। नाउ दिस लाइन, every matrix has a unique RREF, the REF is not unique। RREF हर मैट्रिक्स का यूनिक होता है, मतलब किसी मैट्रिक्स का RREF फॉर्म जो है आप ढूंढ के लाओगे तो आपको सेम ही मिलेगा, बट REF फॉर्म जो है वो आपके ट्रांसफॉर्मेशन डिपेंड करता है कि आप क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हो, उसके बेस पे जो है वो REF फॉर्म डिफरेंट हो सकता है। ये हम आगे देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। नाउ पिवट पॉइंट्स, pivots of points and free variable row, a column containing a pivot are called pivot columns and corresponding unknowns are called pivot variables। थोड़ी देर बाद देखें पिवट वेरिएबल्स क्या बोल रहे हैं, कि जो कॉलम में पिवट पॉइंट है, जैसे इसमें ये पिवट पॉइंट है तो ये जो पिवट कॉलम हो गया, ये पिवट कॉलम नहीं है बिकॉज इसमें पिवट पॉइंट नहीं है, ये पिवट कॉलम हो गया, ये इसमें भी कोई पिवट पॉइंट नहीं है, जीरो रोज है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर पिवट कॉलम्स, तो ये 2 एंड 4 आर फ्री कॉलम्स, ठीक है। कॉलम विदाउट पिवट आर कॉल्ड एज फ्री कॉलम्स। अभी ये रो रिडक्शन फॉर्म में जाने से पहले हम समझते हैं कि रो रिडक्शन करना क्यों हमें। तो रो रिडक्शन फॉर्म हमें करना किस लिए, तो सपोज हमें एक मैट्रिक्स दे दिया हमने, ठीक है, चल नहीं रहा, ये देखो ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, मैंने बोला
जब हमने जो लीनियर इक्वेशन था उसको ए इंटू एक्स इज इक्वल टू बी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसमें ए जो एंट्रीज होती है एक्स एक्स वाई जेड होता है एंड बी जो है सॉल्यूशंस होते हैं, है ना। उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं हम। तो उस टाइम पे क्या होता है, जब हम ए एक्स इक्वल टू बी लिखते हैं, हमें अगर एक्स फाइंड करना है तो एक्स फाइंड करने का तरीका क्या है, या तो हम क्रेमर रूल यूज़ करें या तो हमें क्या करना पड़ता है, इसका इन्वर्स निकालना पड़ेगा, ए इन्वर्स बी। अब इसका इन्वर्स निकालना हर बार आसान है ये ज़रूरी नहीं है। उसके लिए क्या करते हैं हम जो है यहीं से इसको रिड्यूस करने का ट्राई करते हैं। हम इस पे जो एंट्रीज करते हैं, जो ऑपरेशंस करते हैं, वही से हम इस पे करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या है, जो हमारा सॉल्यूशन है वो वैसे उसी की तरह रहता है, मतलब चेंज नहीं होता उसमें कुछ। जो हम मैनिपुलेशन इसमें करेंगे इस रो में, वो सेम इसमें करेंगे, ताकि हम इसको जो है वो रेड्यूस रो एक्लन फॉर्म में ला सकें। बिकॉज क्या होगा, जब हम रेड्यूस रो एक्लन फॉर्म में लाएंगे तो हमारे जो है मैक्सिमम एंट्रीज जो है वो जीरो हो जाएगी। तो हमें जैसे हम इस एंट्री को अगर हम इसमें डालेंगे तो हमें क्या सारे एंट्री जीरो मिल जाएगी, सिर्फ एक एंट्री बचेगी। तो उसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे निकाल पाएंगे सिंपली। तो हम इसको बोले एक्स वाई जेड डब्ल्यू इज इक्वल्स टू ए बी सी डी ई, ठीक है। तो जैसे हम इसको इससे करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5z इज इक्वल्स टू सी। तो हमें इन्वर्स भी करना नहीं पड़ा, हमें कुछ नहीं करना पड़ा, बस हमने इसको रेड्यूस कर दिया रो एक्लिन फॉर्म में, उससे हमें सॉल्यूशन निकालना आसान पड़ता है। तो इसलिए हम जो है रेड्यूस रो एक्लिन फॉर्म में लाना चाहते हैं हर मैट्रिक्स को। तो उसको लाने की तीन तकनीक है, तीन तकनीक्स शुद्ध हिंदी, 3 एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ठीक है। फर्स्ट, रो एक्सचेंज। हम किसी रो को किसी से एक्सचेंज कर लेते हैं, किसी रो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड किसी रो को ऐड कर सकते हैं किसी रो में। ये तीन ऑपरेशंस ही हम वैलिड ऑपरेशंस है जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये याद रखना, हमें तीन ऑपरेशंस ये हैं। उससे चेंजेस क्या होंगे, उससे चेंजेस हमारे डिटर्मिनेंट हो सकते हैं। जिससे मैंने बताया था कि किसी रो को आप एक्सचेंज करते हो एक टाइम तो डिटर्मिनेंट जो है माइनस हो जाता है। किसी रो को आप अगर मल्टीप्लाई करते हो किसी भी स्केलर से तो वो डिटर्मिनेंट भी उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाता है, पर प्लस करने पर कुछ नहीं होता, ठीक है। ये तीन चीज़ें अब हम करके देखते हैं कैसा होता है। कैसे, सपोज ये मैट्रिक्स हमें, ठीक है, हमें इसको रेड्यूस पहले एक्लन फॉर्म में, सॉरी रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम इसको रेड्यूस रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, सपोज यहाँ हमने देखा ये और ये तीन रोज हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमें ऊपर जो है वन लाने का ट्राई करते हैं हमेशा, कि हम इसको वन करने ट्राई कर सकते हैं। या तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं या तो हमको इंटरचेंज कर देते हैं। तो हम इंटरचेंज करते हैं, हमने इंटरचेंज किया, क्या क्या हुआ, सेकेंड रो फर्स्ट रो बन गया, ठीक है। यहाँ पे 1 3 4 ये 2 4 3, तो डिटर्मिनेंट जो है वो माइनस हो गया, हमने ये लिख दिया। अब हमने क्या किया, हमने जो है R2 को जो है वो माइनस ऑफ 2R2 से माइनस किया। क्यों, बिकॉज हमें इसको ज़ीरो करना है। हमने इसको 1 ला दिया, अब इसमें हमें कुछ नहीं करना बिकॉज ये हमारा पिवट पॉइंट बन गया और इसमें हमें कुछ नहीं करना, सब सही है। बट यहाँ पे हमें ज़ीरो चाहिए, बिकॉज ये 4 रहेगा कोई इशू नहीं है, बिकॉज रेड्यूस सॉरी रो एक्लिन फॉर्म बोलता है कि पिवट पॉइंट जो है राइट ऑफ फर्स्ट पिवट पॉइंट की होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हमें जीरो करना है, तो क्या करेंगे हम 2 टाइम्स से माइनस कर देंगे, R2 इज इक्वल्स टू R2 माइनस 2R1। इससे हमें ये 0 माइनस 2 4 मिल गया। अब ये भी हमारा किस में आ गया, रो एक्लिन फॉर्म में, ठीक है। बट ये नहीं आया, अब हमें इसे ज़ीरो करना है। तो क्या किया हमने, इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, माइनस किया इससे, R3 माइनस 3R1, तो क्या हो गया 1 0 0 और ये अभी भी ये नॉन ज़ीरो है, ठीक है। अब हमें इसी ज़ीरो क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस कर दो। पहले हमने क्या किया, पहले हमने इसको माइनस हाफ किया, ठीक है। इसको माइनस हाफ किया, हमने डिटर्मिनेंट चेक किया, डिटर्मिनेंट जो है वो माइनस हो गया। यहाँ पे क्यों नहीं बोला, बिकॉज यहाँ पे हम ऐड माइनस कर रहे हैं तो उससे कोई इशू नहीं है, तो डिटर्मिनेंट सेम रहेगा। तो ये माइनस हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट हो गया, ठीक है। इससे हमारा 1 3 4 0 1 3 एंड ये। अब हमने क्या किया, हमने इसमें +8 ऐड करके इससे प्लस कर दिया, तो इससे ये 0 हो गया। तो हमारा क्या क्या हो गया, फर्स्ट पिवट पॉइंट, सेकंड पिवट पॉइंट, इसके नीचे सारे 0, इसके नीचे सारे 0, ये सही है। और थर्ड जो है लास्ट कॉर्नर में आ गया, तो ये रो एक्लन फॉर्म में चला गया। अब इसको हमें रेडियस रो एक्लन फॉर्म में लाना, तो क्या करना पड़ेगा, सोचो दिमाग लगाओ क्या करना पड़ेगा। हमें क्या चाहिए, हमें ये 0 चाहिए, है ना, और ये 1 चाहिए।
ये ज़ीरो कैसे आएगा, ये ज़ीरो दोस्तों कैसे आएगा, कैसे आएगा? अगर मैं बोल दूँ R1 इज इक्वल्स टू R1 माइनस 3R2, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 0, ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 3 इज माइनस 9, 9 एंड 9 माइनस 2, 2 माइनस 9 इज 7, -7, ठीक है, ये हो जाएगा 0 1 3, ठीक है, गुड। अब ये होगा 0 0 17। अब क्या क्या हो गया हमारा, ये पिवट हो गया, ये पिवट हो गया प्रॉपर, क्या रह गया, ये एंड ये, है ना? तो हम क्या करेंगे, हम एक चीज़ कर सकते हैं, इसको 70 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको -7 से कर दो और दोनों को ऐड कर दो, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसको इंटू 3 से कर सकते हैं, इसको -17 से कर सकते हैं, तो इसको ऐड कर देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये वाला, और लास्ट में इसको डिवाइड बाय 17 कर देंगे, तो फाइनली हमारा ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। मैं कर नहीं रहा बिकॉज बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, आपका टाइम वेस्ट है, समझ में आ गया होगा आपको। आपको इसको ज़ीरो करना है एंड इसको ज़ीरो करना है, कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसको इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये 0 हो जाएगा, इसको इसके फैक्टर से इससे कर दो और लास्ट में इसको माइनस, इसको डिवाइड बाय 17 कर दो, तो ये 1 आ जाएगा। सो दिस वॉज रो एक्लन फॉर्म और वहाँ से रेड्यूस रो एक्लन फॉर्म। जैसे हम इसको लाएंगे तो उसके बाद जो हमारे मैक्सिमम एंट्रीज जो है 1 1 0 0 हो जाएंगे, तो उससे हम एक्स वाई जेड हमारा निकल जाएगा, ठीक है ना। इस सब का यूज़ कहाँ आता है, इसका यूज़ है गॉसियन एलिमिनेशन मेथड, जो मैंने बोला था। ये क्या बोला है, स्टेप 1 राइट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, फॉरवर्ड एलिमिनेशन क्रिएट जीरो जीरो पिवट, रो एक्लन, बैक सब्स्टिट्यूशन एंड दिस, क्या बोल दिया। जैसे दोस्तों ये हमारा 3 सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कुछ नहीं है, इसके फर्स्ट सारे एंट्री लो 1 2 1, ठीक है, ये हो गया 1 2 -1, ये हो गया 1 1 1 2 एंड 1, ठीक है। ये ए हो गया, एक्स हो गया एक्स वाई जेड इंटू 1 3 7 1, इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ऑगमेंटेड हो जाएगा 1 2 1 1 2 -1 1 2 1 एंड डैश कर दो साइन सामने एंड 3 7 1। तो आपको क्या करना होगा, आपको इसमें जो आप रो रिडक्शन फॉर्म जो मैंने बताया था सारा जो इसमें यूज़ करोगे वो सेम इसमें करते जाओ। जैसे मैंने बोला कि R1 टेंस टू R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1, ठीक है, मैंने ये किया तो क्या हो जाएगा 1 1 1 0 0 0 1 -1 1, और सिमिलरली इसमें भी अप्लाई करो ये, तो ये क्या हो जाएगा 3 7 -2 R1 हो जाएगा, R1 क्या है ये 6, तो ये जाएगा 1 और ये 1, तो यहाँ पे क्या निकल आया, ये 0 हो गया। अब अगर ये 0 हो गया, कोई भी मैट्रिक्स अगर कोई भी एंट्री 0 हो गई तो पूरा डिटरमिनेंट 0 हो गया, मतलब क्या हो गया कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, जो हमने क्रेमर रूल में सीखा था। अगर मैट्रिक्स ही 0 हो गया, ए मैट्रिक्स ही 0 हो गया, तो मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। और सिमिलरली यहाँ चेक कर सकते हो आप फिजिकली, यहाँ पे x1 3 है और यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ ये 6 होना चाहिए, बट ये 7 है, तो इसका नो सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन का नो सॉल्यूशन है। अब उसी तरह यहाँ पे अगर चेक करोगे, ये था x1 2 5 3, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो ये क्या हो गया, इसका सेम मल्टीपल है ये, मतलब हमारे पास इक्वेशन 3 है बट एक तरह से इक्वेशन 2 ही है और वेरिएबल्स हमारे 3 है, तो इसके इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशन हो जाएंगे। आपको सॉल्व करना चाहोगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में, आपसे कोई सॉल्व नहीं कराएगा, इतना ज़्यादा माथा पर्ची नहीं करेगा, आपको समझना है कि इसका यूज़ क्या है। जैसे यहाँ पे 1 2 और ये 3, ठीक है, ये हो गया 2 4 6, ये हो गया 3 6 9, ठीक है, और इसका करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन है 5 10 50। अगर आप चेक करोगे, ठीक है, ये सारे एक दूसरे के मल्टीपल है,
एक्चुअली देखा तो सारे एक दूसरे मल्टीपल ही हैं, तो इसके इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशन हो जाएंगे। आपको क्वेश्चन ही मैक्सिमम कॉलेज में या IIM BS के एग्जाम्स में क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे कि आपको चेक करके होता है ना कि इसमें नो सॉल्यूशंस है या मेनी सॉल्यूशंस है, इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस है। ठीक है, सो दिस वाज इट, इतना ही था आज का ज्ञान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम देखेंगे वेक्टर स्पेसेस, रो स्पेसेस, ये सब क्या होते हैं। ठीक है, सो जय हिंद, जय भारत।